सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 12 करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 12 जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले 11 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सीक्वेंस वाइज इन क्लासेस को देख रहे होंगे। इनकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके जो है अपने पास रख लेना भाई। आपके जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता, ये पीडीएफ ऑलरेडी आपका जो है बहुत साथ दे रही है और इन फ्यूचर में भी बहुत साथ देने वाली है। ठीक है, तो इनको सेव करके अपने पास रख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी एक दो बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको कभी कुछ बोल जाता हूँ ना, देखिए मैं थोड़ा सा बोल जाता हूँ कि भाई आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए जो है एक दो चीज़ें मैं बोल जाता हूँ जो मुझे लगता है कि आजकल किसी को अगर कुछ बुरा कहो ना तो वो जो है बुरा मान जाता है। तो ठीक है, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अच्छाई के लिए अगर कोई आपको डांट रहा है ना तो उसको बुरा मत मानिएगा, उसको अपने दिल से मत लगाइएगा। यही सोचिएगा कि भाई आज के समय में ना कोई किसी के लिए अच्छा काम नहीं करता है मेरे भाई। ठीक है, सारे उसकी बुराई करने में लगे रहते हैं या फिर सारे जो है उसको जो है नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती है। यकीन मानिएगा, जो मैं आपके लिए यहाँ पर बोलता हूँ ना कि पढ़ लो यार, ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, उन बातों का कभी बुरा मत मानना मेरे भाई। ठीक है, सच्चा हितैषी जो आपका होता है ना, जो सच में आपके बारे में सोच रहा है, वो आपको डांट लगा सकता है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, मेरे कहे का कभी बुरा मत मानिएगा और बस यही सोच लीजिएगा कि बड़ा भाई है भाई, बड़ा भाई तो बोल ही सकता है मेरे भाई। ठीक है, बस इतना सोच लेना। और इतना बड़ा भी नहीं हूँ, आप में और मुझ में थोड़ा सा ही फर्क मिलेगा। आपकी 25 एज है तो मेरी कितनी मिलेगी, मेरी 30 एज है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप फर्क है, बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना आपके लिए। और एक फेमस चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस भाई के ऊपर जो बात चली है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है मेरे भाई मेरे हिसाब से अपनी लाइफ के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पर अदा करता है, आपको अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बताता है मेरे भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने महाभारत देखी है ना, महाभारत, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है। अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें भाई के करेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उसमें क्या कहा गया है महाभारत में, जब कृष्ण भगवान जो है शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं कि 5 गांव दे दो यार, अगर मेल कर लो, अपने भाइयों से मेल कर लो, क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मैं सुई बराबर भी जो है भूमि नहीं दूंगा। तो ये कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि भाई अपने भाइयों से मेल कर लो, क्योंकि जब भाई से भाई मिलेगा ना तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यकीन मानिए, कृष्ण भगवान ने बिल्कुल सही कहा था। अगर भाई से भाई मिल बैठेगा ना तो शिव जी का धनुष और काली की गदा और जो विष्णु भगवान है उनका चक्र, वो भी जो है भाइयों को नहीं पछाड़ पाएगा। अब इससे ताकत लगा लेना भाइयों की कितनी ताकत होती है मेरे भाई। ठीक है, तो अपने भाई को हमेशा, जो आपका रियल भाई हो, घर में जो भाई हो, उससे कभी भी बिगाड़ने की कोशिश मत करना, उसको हमेशा अच्छा ही सिखाना, अच्छा उससे बात करना मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ इतना सा मोटिव था आज की क्लास का समझाने का मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका फ्यूचर है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है आधुनिक भारत का जनक जो है किसे माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, आधुनिक भारत का जनक जो है किसको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में तो हम नीचे भी देख लेंगे, यहाँ पे जो है लिखने का थोड़ा सा कम स्पेस होता है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे भाई। इनको जो है अगर दूत माना जाता है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। ये सारी चीजें नीचे लिखी भी गई है। अब जो नहीं लिखा ना वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे दयानंद सरस्वती लिखा गया है, इनके द्वारा 1875 में क्या किया गया था, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हो। भगत सिंह ने जो है क्या किया था भाई, भगत सिंह, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। इन्होंने सेंट्रल जेल के अंदर जो है, क्यों हूं, सेंट्रल जेल के अंदर जब ये थे तब इस जो है इस पुस्तक को लिखा था भाई। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और इन्होंने ही जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था। इंकलाब, इंकलाब कैसे लिखेंगे, इंकलाब। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ना, इन्होंने ही जिंदाबाद का नारा फेमस किया था। क्योंकि सेंट्रल असेंबली में जो इन्होंने बम फेंका था ना, उसके बाद ये चाहते तो आराम से भाग सकते थे, लेकिन जो है ये वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो है अपने आप को गिरफ्तार किया था। यहाँ पे एक और फेमस व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इनके अगर आप थॉट्स, इनके क्योट्स, इनके मोटिवेशन अगर आप अपने जीवन के अंदर लाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा किसी की भी मोटिवेशन की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनके क्योट्स
पढ़ लेना, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली ऊर्जा आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर से ये चीज़, ये भावना आनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। और यकीन मानिएगा आप ही करके दिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है। बस अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी एनर्जी हमेशा लाइए और अपने आप को जो है पॉजिटिव रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म के बारे में सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था? जनवरी 1863 में हुआ था ना, हाँ 1 सेकेंड, जनवरी 1863 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। बचपन का इनका नाम क्या होता था? बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त होता था, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त, कैसे लिखेंगे? नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। अब मैं एक चीज यही सोच रहा हूं कि सेपरेट वाइज एक एक बंदे के बारे में जो है इतने ऐसे ही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं ना, इससे पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बता चुका हूं, एक दो व्यक्तियों के और बारे में बता चुका हूं, तो यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो बचपन का नाम इनका क्या होता था? नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम होता था, ठीक है। और इनके बारे में क्या याद रख सकते हैं? इनके बारे में और याद रख सकते हैं, इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना भाई, ठीक है। गुरु का नाम इनका क्या होता था? तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम होता था। इसके बाद जो है इन्होंने पूरे भारत की यात्रा भी की थी, और ये इन्होंने जो है प्रसिद्ध शिकागो विश्व सम्मेलन हुआ था ना, आप सभी को पता होगा, शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था, 1893 में हुआ था। वर्तमान में जो आप डायलॉग देखते हो ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो इन्हीं की द्वारा देन थी मेरे भाई, इन्हीं के द्वारा जो है शिकागो सम्मेलन के अंदर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, वहां पर जो है उनके द्वारा कहा गया था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जी, ठीक है। लोग कॉपी कर लेते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी चीजें कॉपी करनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखना, 1893 में जो है इन्होंने जो है सम्मेलन किया था, भाग लिया था। उसके बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ रामकृष्ण, डोंट वरी, राजा राम मोहन राय के बारे में अभी बताने वाला हूं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, ये जरूर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है इनके द्वारा स्थापना की गई थी। यहां तक आई होप सारी चीजें पता होगी। स्वामी विवेकानंद के बारे में बता दिया, दयानंद सरस्वती और भगत सिंह के बारे में हमने बात कर ली है मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, देखते हैं। उपाधि की बात करूं तो राजा राम मोहन राय को उनकी सुधारवादी दृष्टि और आधुनिक शिक्षा के प्रति जो है झुकाव के कारण जो है आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करूं तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को जो है दूर करना था। सामाजिक सुधार की बात करूं तो विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया था 1829 में मेरे भाई, ठीक है। विचारधारा यहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था? तो आप सभी जानते हैं कौन होता था, कैनिंग होता था। कहा गया कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 में होता था, ठीक है। इससे पहले कौन होता था? लॉर्ड डलहौजी होता था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सारे उल्टे काम किए थे और भुगता किसने था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये भुगता गया था मेरे भाई, ठीक है। और ये भारत का प्रथम वायसराय भी था, याद रखना। भारत का प्रथम वायसराय भी था मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और इस युद्ध के बाद 1857 के बाद जो है 1858 में जो है सारा जो कंपनी के ऊपर नियंत्रण था ना, वो किसके अधीन चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है ये सारी चीजें चली गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे देख लेना, कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और उनके कार्यकाल के दौरान ही 1857 का विद्रोह हुआ था। भूमि की बात करूं तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद बदलकर जो है वायसराय कर दिया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आप बताएंगे भारत का प्रथम वायसराय जो है कैनिंग होता था मेरे भाई, ठीक है। प्रथम वायसराय यहां से आप देख लेना। उसके बाद विद्रोह का अंत, कैनिंग ने ही विद्रोह के दमन के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र नवंबर 1858 में इलाहाबाद के दरबार में जो है पढ़ा था, ठीक है, जिसमें भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता और रियासतों को नए हड़प करने का जो है आश्वासन दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर लूंगा। आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था। यहां से पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस ये चीज है, ये चीज याद रखना, बाल गंगाधर तिलक के ये 2 अखबार जरूर पूछे जाते हैं, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में आता था और केसरी जो कि मराठी भाषा में आता था। ये दोनों अखबार इनके ये पूछे जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से केसरी और मराठा अखबार जो है किसके द्वारा निकाले गए थे, और इनकी लैंग्वेज भी जरूर याद रखना। ये ब्रैकेट में दी गई है ना, केसरी जो अखबार था वो मराठी लैंग्वेज में और मराठा अखबार जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में जो है आता था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है भाई सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने भारत में कहां पर किया था? तो आप सभी जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। ये 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर गांधी जी का, जब 1915 में ये भारत आए थे, ठीक है। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। इसके लिए इन्होंने आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने, राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने इनको बिहार आने के लिए आमंत्रण किया था। अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में हुई थी, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ये बस पढ़ लेना आप, ठीक है। ऐतिहासिक घटना, कारण, महत्व, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया गया था। इनके बारे में हम ऊपर भी देख चुके हैं। दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और जो है नारा इनका क्या था? वेदों की ओर लौटो जो है इनका प्रसिद्ध नारा होता था मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना, उपाधि आप यहां से पढ़ लेना, नारा यहां से पढ़ लेना और समाज सुधार आप यहां से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त किया था? सबसे पहले आप याद रखेंगे इसको जो है लागू किसने किया था, ठीक है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ना, ये क्या था? ये भाई जो प्रेस होते थे ना उस समय के, न्यूज़पेपर होते थे, उन पर जो है सेंसर बोर्ड बिठाने का जो है काम होता था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको लागू किया था। यहां पे लिख देता हूं लागू, ठीक है। लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था मेरे भाई। रिपन लिख दिया गया, रिपन ने तो खत्म किया था। यहां पे लिख देता हूं खत्म किसने किया था? रिपन ने इसको खत्म किया था। लेकिन शुरुआत किसने की थी? लिटन ने की थी मेरे भाई, लॉर्ड लिटन रिपन एक ही जैसा हो रहा है यार, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? वायसराय ने निरस्त किया था ना, तो क्या किसने किया था? रिपन ने जो है इसको निरस्त किया था। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अधिनियम 1878, लॉर्ड लिटन ने 1878 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य उन भारतीय समाचारों पत्रों को चुप कराना था जो ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते थे। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी जो है कहा जाता था। निरसन की बात करूं तो 1881 जब लॉर्ड रिपन वायसराय बनकर आए तो उन्होंने भारतीयों के प्रति उदार नीति अपनाई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और 1881 में दमनकारी कानून को जो है निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। महत्व यहाँ से आप पढ़ लेना। और लॉर्ड रिपन से एक चीज़ और आपको याद आ रही होगी, रिपन इनके काल में 1881 में क्या हुआ था? एक नियमित जनगणना भी शुरू हो गई थी, ठीक है। नियमित जनगणना, ठीक है। और अनियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? 1872 में मायो के समय में शुरू हुई थी। ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? 7 में बोला गया 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन होता था? तो आप सभी जानते हैं 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन होता था और इसी दौरान जो है 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और 2 डेट आई होप आपको पता होगी बंगाल विभाजन की। जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी और अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल विभाजन कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 1907 की बात करूं तो 1907 में
1906 में, पहले याद रखो 1906 में जो है वैसे तो फूट पड़ गई थी कि भाई ये जो स्वदेशी आंदोलन था, दो गरम दल और नरम दल होते थे। नरम दल चाहता था कि भाई ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही रहना चाहिए, और जो गरम दल था वो चाहता था कि भाई पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को चलाना चाहिए। इसीलिए जो है इनके अंदर जो है दरार आ गई थी। इनको अलग तो 1906 में ही हो जाना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है उनकी रिस्पेक्ट सभी करते थे, और जो है उनकी रिस्पेक्ट की वजह से जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए 1906 में जो है ये अलग नहीं हो उसके, लेकिन 1907 में जो है गरम दल और नरम दल दो अलग अलग जो है गुटों में बट गए थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन के समय अध्यक्ष कौन होते थे? तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, रास बिहारी घोष हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो रास बिहारी घोष जो है 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, और 1906 में कौन होता था? तो 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी होते थे मेरे भाई। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, यहां से पढ़ लेना। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के सूरत के ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत विभाजन, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। मुख्य विवाद अध्यक्ष के नाम पर और स्वदेशी आंदोलन को विस्तार को लेकर हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अध्यक्षता की बात करूं तो रास बिहारी घोष ने की थी। नरमपंथियों ने उनके नाम को प्रस्ताव रखा था, जबकि गर्मपंथी जो चाहते थे ना, लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उसके बाद जो है ये अलग हो गए थे 1907 में, और 1916 में जो है फिर वापस एक हो गए थे। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जो है 1916 का जो अधिवेशन हुआ था किसने की थी मेरे भाई। ठीक है, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। 1916 वाला आप मुझे बताइएगा। ठीक है, 1916 में किसने की थी? मजूमदार ने की थी क्या? 1917 में किसने की थी? 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। ये याद रखा करो भाई, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। 1924 में किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 1929 में किसने की थी? वैसे तो बीच बीच के भी बहुत सारे रह गए, अब ये मत करना बीच के भी बताओ। ये जितने मैं बता रहा हूं ना, यही पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम के अंदर। 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये जरूर याद रखना। 1917 में जो है पहली महिला ऐसी बनी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1929 में जो है किसने की थी? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। 1924 में पहली बार गांधी जी ने की थी। 1925 में किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। ये पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में की गई थी। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ठीक है, किसने की थी 1885 में? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इतने सारे अधिवेशन तो मैंने यही बता दिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये याद रखा करो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं दक्कन शिक्षा सभा की जो स्थापना ये किसने की थी? तो दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना 1884 में जो है पुणे में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है स्थापना हो जाएगा, दक्कन शिक्षा सभा। स्थापना कब की गई थी? 1884 में की गई थी। कहां पर की गई थी? पुणे के अंदर की गई थी। किसने की गई थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। ये चीजें आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने सारी चीजें आप लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, उद्देश्य यहां से देख लेना। फर्ग्यूसन कॉलेज ये पढ़ लेना। इसी संस्था ने 1885 में पुणे में प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की जो है स्थापना की थी। हर चीज मैंने लिख के दे दी है यार, पढ़ के तो देखो मेरे भाई। आप ऐसी चीजें आपको मिलेंगी नहीं मेरे भाई एक साथ कहीं भी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बंगाल के तेभागा आंदोलन 1946 की मुख्य मांग क्या थी? सबसे पहले आपको यह याद रखना है, तेभागा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1946 में शुरू हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। ये तीन लाइन जरूर आप याद रखेंगे। अभी इसकी मुख्य मांग क्या थी? तो इसकी मुख्य मांग थी कुल उपज का 1/3 हिस्सा बटाईदार को देना। ये इसकी जो है मुख्य मांग होती थी मेरे भाई। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मांग, तेभागा का अर्थ क्या है? तो तेभागा का अर्थ होता है 3 भाग। इस आंदोलन में बटाईदारों की मुख्य मांग यह थी कि फसल को 2/3 हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए और जमींदारों का हिस्सा घटाकर 1/3 कर दिया जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जमींदार जो है ज्यादा हिस्सा रखते थे और जो मजदूर लोग होते थे, किसान लोग होते थे, उनको जो है नाम बराबर जो है दिया जाता था। पृष्ठभूमि की बात करूं तो उस समय प्रचलित व्यवस्था अधियारी के तहत उपज का आधा हिस्सा 1/2 जमींदार ले लेते थे। किसानों ने इसके खिलाफ विरोध किया था मेरे भाई। ठीक है, नेतृत्व की बात करूं तो तेभागा आंदोलन जो है बंगाल प्रांतीय किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी की किसान शाखा के नेतृत्व में 1946-47 में जो है हुआ था। नारा, इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? निज खमारे धान तोलो। ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा होल्ड रखना यार मेरे भाई प्लीज। ठीक है, ये आप याद रखना। और बीच बीच में होल्ड यूं करना पड़ रहा है यार, ये बीच बीच में वो आता है,
ये स्वच्छ भारत वाला आता है ना, पूरा सुबह से नहीं घूमेगा, इसी टाइम आएगा। बस ऐसा ही चल रहा है देश में व्यवस्था। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया ना हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं, फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया वर्ष 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आप सभी जानते हैं 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसके पहले व्यक्ति कौन होते थे? पहले व्यक्ति हम बता चुके हैं, विनोबा भावे होते थे। ठीक है, विनोबा भावे होते थे। और दूसरे व्यक्ति जो है कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू होते थे मेरे भाई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होते थे। ठीक है, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रथम सत्याग्रही जो है यहाँ से देख लेना। आंदोलन की शुरुआत और आचार्य विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुना था। किसने चुना था? महात्मा गांधी ने चुना था। कब चुना था? 1940 को चुना था। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तृतीय सत्याग्रही भी यहाँ पे दिया गया, इसको भी देख लेना। इनके बाद ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे मेरे भाई। ठीक है, पहला भी पूछ लिया, दूसरा भी पूछ लिया, तीसरा भी देख लेना, क्या पता तीसरा ही पूछ ले मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक ज्योतिबा फूले के जीवन के ऊपर जो है एक मूवी भी बनी है, वो काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, काफ़ी अच्छी इनकी रियल लाइफ के बारे में काफ़ी जो है प्रेरणा मिलती है मेरे भाई। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फूले थे। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है लिखी थी। ये स्वर्ण यानी कि जो पंडित वगैरह होते थे उनके खिलाफ जो है किया था, इन्होंने बहुत कुछ काम किया था। ठीक है, तो समर्पण की बात करूँ तो फूलों ने अपनी यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान काले गुलामों को मुक्त कराने के लिए जो है संघर्ष किया था मेरे भाई। ठीक है, इनका भी संघर्ष कुछ ऐसा ही था। आई होप अगर आप समझ पा रहे हैं इन दो लाइनों का मतलब मेरे भाई। ठीक है, उद्देश्य की बात करूँ तो उन्होंने अमेरिका के काले गुलामों और भारत की निचली जातियों की स्थिति के बीच एक संबंध स्थापित किया और जाति आधारित भेदभाव पर कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उसमें जो ब्राह्मण होते थे ना, वो बड़ा जो है उत्पीड़न करते थे, लोगों को जो है बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते थे और बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करते थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, संगठन की बात करूँ तो 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। कब की थी? 1873 में की थी मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, जिसका लक्ष्य क्या होता था? लक्ष्य पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ना होता था मेरे भाई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इंडियन मिरर अखबार के जो संपादक जो है वो कौन होते थे? तो ये मनमोहन घोष और केसी सेन होते थे मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनमोहन घोष और केसी सेन के द्वारा जो है इंडियन मिरर अखबार के जो है ये संपादक होते थे। स्थापना की बात करूं तो इंडियन मिरर अखबार की स्थापना 1861 में कलकत्ता में हुई थी। संपादक संस्थापक की बात करूं तो इसकी शुरुआत मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के सहयोग से हुई थी, लेकिन मुख्य संपादन और विकास का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। यह भारत का पहला दैनिक अंग्रेजी अखबार था जिसका स्वामित्व भारतीयों के पास था मेरे भाई। यहां से उद्देश्य आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया किस चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया चीन कंपनी का चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? तो आप सभी जानते हैं 4 चार्टर अधिनियम आए थे। पहला 1793 में आया था, दूसरा 1813 में आया था, तीसरा 1833 में आया था और चौथा जो है वो 1853 में आया था। ठीक है, तो ये 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी का चीन के साथ जो है चाय का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर एक्ट इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ जो है व्यापार और चाय के व्यापार का जो है एकाधिकार बरकरार रखने दिया था। ठीक है, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का बचा हुआ एकाधिकार भी जो है समाप्त कर दिया। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, सारी चीजें यहीं पर खत्म कर दी थी, लेकिन जो चीन के साथ व्यापार था ना चाय का, वो बना हुआ था, लेकिन उसको भी जो है कहाँ खत्म कर दिया था? 1833 के चार्टर एक्ट में जो है खत्म कर दिया था। यहां से परिणाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका की जो शुरुआत है शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1868 में जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेना। स्थापना की बात करूं तो अमृता बाजार पत्रिका की शुरुआत 20 फरवरी 1868 को बंगाल के जेसोर जिले, अब बांग्लादेश में है, कि अमृता बाजार नामक गांव से हुई थी। संस्थापक की बात करूं तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और उनके भाई मोतीलाल घोष के द्वारा
द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। रातों रात भाषा परिवर्तन, यह अखबार इतिहास में अपनी एक अनोखी घटना के लिए प्रसिद्ध है। 1878 में जब वायसराय लॉर्ड लिटन ने देसी भाषाओं के अखबारों को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया, तो इस अखबार ने कानून से बचने के लिए रातों रात खुद को बंगाली से अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका जो स्टार्टिंग में निकाला गया था ना, ये बंगाली भाषा में निकाला गया था, लेकिन ठीक है, लेकिन बाद में जो है उन्होंने 1878 का जो एक्ट लागू किया ना, तो उससे घबराकर जो है इन्होंने रातों रात इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी और इसको अंग्रेजी में जो है ट्रांसफर कर दिया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट ऑप्शन है। 1 सेकेंड यार, हंसी आ रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, अल्लूरी सीताराम राजू किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये रंपा विद्रोह से जो है संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, रंपा विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, ये स्टार्ट नहीं हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू जो है किस जनजातीय विद्रोह से संबंधित है? तो ये रंपा विद्रोह से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ विद्रोह दिए गए हैं, इनका जो है डेट और ईयर आप जरूर याद रखेंगे कि बहुत बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताइए, संताल विद्रोह जो है कब और कहाँ लड़ा गया, रंपा विद्रोह कब और कहाँ लड़ा गया, मुंडा विद्रोह कब और कहाँ लड़ा गया, और भील विद्रोह जो है कब लड़ा गया। ठीक है, सबसे पहले भील विद्रोह को ही देख लेते हैं। मुख्य रूप से कब कब हुआ था? ये 1812 से 1819 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना, भीलों ने जो है इसको ये विद्रोह को किया था। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास हुआ था। उसके बाद हम बात करें संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्थान की बात करूं तो कहां पर हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, यानी कि झारखंड के पास हुआ था ये। ठीक है, ठीक है, झारखंड के पास ये हुआ था मेरे भाई। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व याद रखना भाई, सिद्धू कानू, चांद और भैरव ने किया था। चार नाम के चार लोग होते थे और ये चारों भाई होते थे। क्या क्या नाम थे इनका? सिद्धू, कानू, ठीक है, और कौन सा था? चांद और भैरव। ठीक है, ये चार भाई होते थे, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद मैं आगे बात करूं, और कौन सा विद्रोह रह गया हमारा? और रह गया रंपा विद्रोह रह गया ना। रंपा विद्रोह के बारे में तो नीचे से ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। मुंडा विद्रोह याद रखो भाई, मुंडा विद्रोह कहाँ गया? ये रहा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 और 1900 के बीच में हुआ था ये। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर पठार के पास ये हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रंपा विद्रोह के बारे में यहां से देख लेना। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के रंपा विद्रोह 1922 से 1924 का नेतृत्व जो है किया था। विशेषता यहां से देख लेना, गांधी जी से प्रभावित हुए थे और सशस्त्र संग्रह जो है यहां से आप देख लेना। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है 12वीं क्लास थी, जो हमने यहाँ पर देख ली है। बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पर बता रहा हूँ, सारी चीजें आपको पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है। बस इन वीडियोज को 2 से 3 बार देख लेना, बहुत सारा, यकीन मानिएगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर पाए हैं? 200 के आसपास जो है अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हमारी जो है क्लास कितनी हुई है? 12 दिन की ही क्लास हुई है मेरे भाई। ठीक है, एक दिन में हम 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दिन में हम जो है 15 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 12 गुणा 15 करोगे तो कितना आएगा? तो ये नियर बाय एग्जैक्ट 200 तो नहीं होगा, 180-90 के आसपास होएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, अभी तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हमारे पास पूरा मार्च का महीना पड़ा है, 31 दिन ये पड़े हैं। और जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम अभी और डिले हो सकता है, क्योंकि पहले आपकी अभी तक पीएमटी पीएसटी की डेट नहीं आई है मेरे भाई। ठीक है, तो अभी पीएमटी पीएसटी उम्मीद है मार्च में हो जाएगा और हमें अभी और दिन मिलने वाले हैं, तो यकीन मानिएगा बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, जो भी आपका दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहा हो ना HSSC 2026 की, तो उनके साथ जरूर ये शेयर कर देना। और PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।